हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे आगे इस सीरीज में और देखेंगे इस सीरीज का सेट नंबर 3। सेट नंबर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है और मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है ताकि इस सीरीज के अंदर जो भी वीडियोज आएंगे उस एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो कभी भी फ्यूचर में आपको देखना हो पीछे के वीडियो आकर के तो आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देख सकते हो। 5000 MCQ नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, अभी टॉप पर वही प्लेलिस्ट है, तो आप उसको चेक कर सकते हो कभी भी ज़रूरत पड़े तो। आप में से जो ये बोल रहे हैं कि रेलवे एलपी के लिए सवाल करवाइए साइंस के, रेलवे एलपी के एग्ज़ाम में 2018 में जो थियोरेटिकल सवाल पूछे गए थे या फिर जो न्यूमेरिकल सवाल पूछे गए थे उन सब का मुझे अच्छे से आइडिया है। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से सीरीज लेकर के आऊँगा जिसमें मैं केवल आपको न्यूमेरिकल करवाऊँगा एलपी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जो थ्योरी वाले पार्ट हैं वो सारे सवाल मैं आपको इसमें करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर जो एलपी में पूछे गए ना वो सारे आपके इस सीरीज में कवर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल में इस सीरीज में नहीं करवाऊंगा क्योंकि इस सीरीज के अंदर जो है मैं कई सारे एग्जामों को ध्यान में रखते हुए आपको सवाल करवा रहा हूँ। केवल एलपी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नहीं करवा रहा हूँ, एलपी है, एसएससी है, स्टेट पीसीएस है, इन सब को ध्यान में रखते हुए मैं आपको करवा रहा हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। हर एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको इसमें न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा। न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से सीरीज चलाऊंगा जिसमें चैप्टर वाइज मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा जो आपके एलपी के लिए होंगे। लेकिन ऐसा भी तो नहीं था ना कि केवल न्यूमेरिकल पूछे जा रहे थे, थ्योरेटिकली पूछे जा रहे थे। कुछ न्यूमेरिकल थे, ज़्यादातर तो थ्योरी वाले ही सवाल थे, थ्योरेटिकल थे। तो वो सारे थ्योरी वाले सवाल आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। 5000 सवाल बहुत होते हैं, अगर आप इसको कवर करते हो ना तो आपकी तैयारी जो है अच्छी खासी हो जाएगी। तो जिनका भी ये क्वेश्चन था कि एलपी को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाइएगा, सवाल लेकर के आइएगा, तो आप निश्चिंत रहिए, एलपी के एग्जाम में आपको यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और जो भी स्टूडेंट किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जनरल साइंस के सवाल पूछे जाएंगे उन सभी के लिए ये सीरीज जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप में से कुछ ये कमेंट करते हैं कि जो भी 5000 सवाल मैं करवाने वाला हूँ आपको उसका PDF मैं आपको पहले ही दे दूँ, चाहे भले ही पैसे ले लूँ लेकिन PDF मैं आपको पहले ही दे दूँ। देखिए, जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, जैसे आज मैं आपको करवा रहा हूँ सेट नंबर 3, तो आज मैंने 25 सवाल लिखे हैं। वीडियो अपलोड होगा, जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। यानी जिस दिन मैं जो वीडियो आपको दे रहा हूँ ना उसी दिन वो सवाल मैं लिखता हूँ और वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि 5000 सवाल जो है मैंने पहले लिख करके रखा हुआ है जो मैं आपको दे दूँगा। जब ये सीरीज कंप्लीट होगा उसके बाद ही 5000 सवाल पूरे होंगे। मेरे पास अभी 5000 सवाल नहीं है, मैं डेली लिखूँगा और आपको करवाऊँगा। पहले से लिखा हुआ नहीं है, तो जब पहले से नहीं है तो मैं आपको कहाँ से दे दूँ, चाहे पैसे लेकर ही सही, नहीं दे सकता। लेकिन जब वीडियो अपलोड हो जाएगा, जो भी सेट अपलोड हो जाएगा उसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में मिल जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ज्वाइन करें या फिर यहाँ से ज्वाइन करें। वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, उसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? उत्कृष्ट धातु अत्यधिक सक्रिय होती है। जैसे समूह संख्या 18 की जो गैसेज हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सारी गैसेज जो हैं हम इन्हें बोलते हैं कि उत्कृष्ट गैस है या फिर नोबल गैस है या फिर इनर्ट गैस है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कम सक्रिय है। इनके यौगिक आपको बहुत ही कम मिलेंगे क्योंकि ये कम सक्रिय है, तो बाकी सारे तत्वों के साथ ये आसानी से कंबाइन करते नहीं हैं, बहुत कम यौगिक इनके मिलेंगे। ऐसे ही कुछ धातु भी होती है जो कम सक्रिय होती है, बाकी सारे तत्वों के साथ वो आसानी से कंबाइन नहीं करती है, उनके यौगिक भी आपको कम मिलेंगे। वो ज़्यादातर प्रकृति में क्या है कि शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। तो ये सही है, बाकी ये गलत है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, गलत हो जाएगा। पीतल भी उत्कृष्ट धातु है, ये गलत हो जाएगा। पीतल जो है ये मिश्र धातु है, ये मिश्र धातु है कॉपर और जिंक की। उत्कृष्ट धातुएं या राज धातुएं वे धातुएं हैं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण या ऑक्सीकरण बहुत कम होता है। जैसे चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है, रोडियम है, पैलेडियम है, ये सारी जो है प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं। पीतल यानी कि ब्रास, तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। निम्नलिखित में से कौन गलत विकल्प है? शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये सही है। शुद्ध जल में नमक डालोगे जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा लेकिन जल का हिमांक घट जाएगा, ये भी सही है। मिथाइल एल्कोहल या फिर जिसे हम लोग मेथनॉल बोलते हैं, एल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर, जिसे हम लोग जहरीली शराब भी बोलते हैं, जिसको पीने से व्यक्ति अंधा हो सकता है, मृत्यु हो सकती है, इसे हम डालेंगे जल में तो इसका क्वथनांक जो है घट जाएगा, तो ये सही है। डी में है जल में नमक एवं मिथाइल एल्कोहल एक तरह से व्यवहार करते हैं। अगर एक तरह से व्यवहार करते हैं तो दोनों ही केसेस के अंदर जल का क्वथनांक बढ़ जाता, लेकिन नमक डालने से बढ़ा है
मिथाइल अल्कोहल डालने से घटा है, तो एक जैसे तो व्यवहार नहीं करते हैं, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब एक अवाष्पशील ठोस जैसे कि नमक है, चीनी है, इन सबको हम डालेंगे शुद्ध जल में, तो जल का क्वथनांक या फिर विलायक का क्वथनांक, जल के अलावा कोई भी विलायक हो उसका भी क्वथनांक बढ़ जाएगा, जबकि हिमांक घट जाएगा। लेकिन जब हम वाष्पशील द्रव डालेंगे, वाष्पशील कहने का मतलब जो वाष्प में बदल जाए, अवाष्पशील जो वाष्प में ना बदले, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल या फिर इथाइल अल्कोहल होता, जल में मिलाया जाता है तो जल का क्वथनांक घट जाता है। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस में 70 to 75% जो है मीथेन होता है, CH4 मीथेन, ये मीथेन होता है। बायोगैस या फिर बोलते हैं जैव गैस या फिर बोलते हैं गोबर गैस, इसका मुख्य घटक मीथेन है। प्राकृतिक गैस का भी मुख्य घटक मीथेन है, मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या कुकिंग गैस का मुख्य घटक मेजर कंपोनेंट या मेन कंपोनेंट ब्यूटेन है। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखे फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? लाल रंग दिखाई देने के पीछे कारण होगा स्ट्रोंशियम, हरा रंग दिखेगा बेरियम के कारण, कॉपर के कारण ब्लू नीला रंग, कैल्शियम के कारण नारंगी रंग, सोडियम के कारण पीला रंग, मैग्नीशियम के कारण सफ़ेद रंग। हमसे लाल रंग का कारण पूछा है तो स्ट्रोंशियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उन पौधों को क्या कहते हैं जिनको नमक से प्रेम है? उन पौधों को हम क्या कहेंगे जो उन स्थानों पर भी उग जाते हैं जहां नमक की मात्रा अधिक होती है, मतलब ये हाई सॉल्ट को भी टॉलरेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनके लिए। इन पौधों को हम लोग बोलते हैं हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स। आपके आसपास जो पादप हैं वो सारे हैं मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स ये वो पादप होते हैं जिनको पानी न बहुत ज़्यादा चाहिए ना ही बहुत कम कर सकते हैं, ठीक ठाक अमाउंट में पानी मिल जाए तो भी ये ग्रो कर जाते हैं, वो मीजोफाइट्स हैं। साथ में वो सारे जो प्लांट हैं अगर उनको आप ज़्यादा नमक दे दो तो वो सारे मर जाएंगे। तो आपके आसपास, हमारे आसपास जो प्लांट्स होते हैं वो आपके मीजोफाइट्स होते हैं और ग्लाइकोफाइट्स होते हैं। ग्लाइकोफाइट्स ये वो प्लांट हैं जिनको ज़्यादा नमक नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा नमक मिला तो ये पादप मर जाएंगे। तो नमक का अमाउंट जो है ठीक ठाक चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ये है जेरोफाइट्स। जेरोफाइट्स हम लोग उन प्लांट्स को बोलते हैं जो उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ पानी की किल्लत होती है, बहुत ही कमी होती है। जैसे जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, रेगिस्तान में उगने वाले पादप जो होते हैं वो जेरोफाइट्स होते हैं, वो कम पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो जो कुछ भी मैंने आपसे पिछले स्लाइड में कहा सब मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। हाइड्रोफाइट यानी कि एक्वेटिक प्लांट, जलीय पादप, एक्वेटिक प्लांट। एक प्लांट है यूट्रिकुलेरिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यूट्रिकुलेरिया ये वो प्लांट है जो जलीय के साथ साथ कीटभक्षी भी है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता, यानी कि कवक में इनमें से क्या नहीं पाया जाता? तो कवक में भैया क्लोरोफिल नहीं मिलेगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। सारे के सारे जो कवक होते हैं वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। सारे के सारे जो कवक होते हैं वो परपोषी होते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉफ होते हैं। कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता, अतः सभी कवक परपोषी होते हैं। परपोषी में भी ज़्यादातर जो कवक होते हैं वो आपके होते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी यानी कि सेप्रोफाइट्स। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जो काइटिन है ये कार्बोहाइड्रेट है। कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। कवक बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन एक अपवाद है ईस्ट। ईस्ट एक कोशिकीय है। ईस्ट का इस्तेमाल जो है रोटी बनाने में, बियर बनाने में किया जाता है। ईस्ट की मदद से क्या करवाया जाता है? फर्मेंटेशन करवाया जाता है। पायरुवेट को तोड़ करके इथेनॉल बनाया जाता है। इन चार में से कौन परागण यानी कि पोलिनेशन की परिभाषा है? परागण यानी कि पोलिनेशन तो बहुत ही आसान सी परिभाषा है। पराग कण का यानी कि पोलेन का पराग कोश से, ये जो पराग कोश है ये है, ये सारे क्या है? पराग कोश है। वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, ये वर्तिकाग्र है, यहाँ पर भी ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा, इसी को हम लोग परागण बोलते हैं। यानी ये जो पोलेन है ये किसी भी तरीके से, चाहे इंसेक्ट से, हवा से, पानी से, किसी भी तरीके से ये पोलेन जो है इस वाले पराग कोश से यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुँच जाता है। तो इस पहुँचने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनेशन बोलते हैं। यहाँ पर कैसे पहुँच रहा है? इंसेक्ट के द्वारा, कीट के द्वारा। तो ये है क्रॉस पोलिनेशन यानी कि पर परागण। जब पोलेन ग्रेन जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर
दूसरे फ्लावर पे चला जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसे हम पर परागण बोलेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये किसी भी तरीके से अपने ही फूल के अंदर जो स्टिग्मा है वर्तिकाग्र यहाँ पर पहुँच जाए, तो भी पोलिनेशन क्या लाएगा, उसे हम बोलेंगे स्वपरागण। उसे हम बोलेंगे स्वपरागण यानी कि सेल्फ पोलिनेशन। तो एक ही फूल के अंदर पोलिनेशन हो जाए तो वो सेल्फ हो जाएगा, अगर दूसरे फूल के साथ पोलिनेशन हो तो उसे हम क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे, पर परागण बोलेंगे। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? प्लांट जो है अपना पोषक तत्व मुख्य रूप से प्राप्त करते हैं मिट्टी से। पौधों में अनिवार्य खनिज तत्व या पोषक तत्व कितने होते हैं? 17 होते हैं, जिनमें 9 होते हैं वृहत पोषक तत्व, यानी ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, और ये बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है, ये 8 होते हैं। तो ये सारे जो है जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, ये सारे जो है जो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य मृदा से खनिज के रूप में अवशोषित किया जाता है। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सारे हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स। ये सारे जो प्लांट्स हैं ये हैं जिम्नोस्पर्म्स यानी कि अनावृत बीजी पादप। अनावृत बीजी पादपों के बीज आवृत नहीं होते हैं, यानी इनके सीड जो होते हैं कवर्ड नहीं होते हैं, नेकेड होते हैं, है ना, नेकेड सीड होते हैं। जो इनके बीज होते हैं वो नंगे होते हैं, कवर्ड नहीं होते हैं। ये फल और फूल नहीं देते हैं, क्योंकि फल और फूल देने का काम जो है एंजियोस्पर्म का है। अनावृत बीजी पादप के उदाहरण हैं साइकस, पाइनस, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च, साइप्रस, जिंको, सिकुआ, जिसे हम रेडवुड भी बोलते हैं, देवदार। ये जो सिकुआ है ये विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है, सिकुआ, जो कि जिम्नोस्पर्म है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है। बीसीजी ये जो ट्यूबरकुलोसिस है उसका ये टीका है, तो ये दोनों तो मैच्ड नहीं है। मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। क्लोरोक्वीन ये एंटी मलेरियल ड्रग है, दवा है, मलेरिया के इलाज के लिए ये दवा है, तो ये सही है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण रोग होता है। थायमीन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, और यहाँ है एटीएस का उपयोग किया जाता है टेटनस के इलाज में। यहाँ देखो टीबी के साथ मैच कराया गया है, तो ये भी मैच्ड नहीं है, ये भी मैच्ड नहीं है, बी हमारा आंसर। टेटनस एक जीवाणु जनित बीमारी है, जबकि बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस का टीका है। क्लोरोक्वीन सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है, ये एंटी मलेरियल दवा है, एंटी मलेरियल दवा बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, जबकि थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु जनित बीमारी है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है, जबकि एटीएस टेटनस एंटीटॉक्सिन का उपयोग टेटनस के इलाज में होता है। इन 4 जंतुओं में से किसी में आरबीसी नहीं है, यानी कि रेड ब्लड सेल या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल नहीं है। ये सारे जो जंतु हैं इनके जो ब्लड होते हैं वो लाल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन आपको मिलेगा आरबीसी में। केंचुआ का जो ब्लड है ये भी लाल ही होता है, रेड ब्लड, क्योंकि इनके ब्लड में भी हीमोग्लोबिन है, लेकिन ये हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में है, सीधा प्लाज्मा में घुला हुआ है, यहाँ आरबीसी नहीं है। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। जो केंचुआ है ये फाइलम एनेलिडा के अंतर्गत आता है। सभी कशेरुकियों में यानी सारे वर्टिब्रेट्स में आरबीसी पाया जाता है। सांप, मोर, मेढक ये सारे क्या हैं? वर्टिब्रेट्स हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एनेलिड में बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी जो केंचुआ है या फिर जो भी इस फाइलम के अंतर्गत जीव आते हैं उनमें जो रक्त है वो रक्त वाहिनी में बहता है। इनमें हीमोग्लोबिन रुधिर कणिकाओं में ना होकर के यानी कि आरबीसी में ना होकर के प्लाज्मा में घुला होता है। ये है सारे एनेलिड्स। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ग्लोबिन प्रोटीन होता है। कौन सी धातु होती है? तो लोहा धातु पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का जो रंग है लाल होता है।
कार्बोहाइड्रेट के अपघटन उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट आप जानते हो कई टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड होते हैं, डाइसेक्राइड होते हैं, ओलिगोसेक्राइड होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं। तो जो मोनोसेक्राइड होते हैं, जो आपके मोनोसेक्राइड होते हैं, ये होते हैं सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होते हैं? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। तो कोई सा भी आप कार्बोहाइड्रेट लो, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, जैसे हम लोग स्टार्च ही खाते हैं, या फिर जो माल्टोज है ये डाइसेक्राइड है, स्टार्च जो है पॉलीसेक्राइड है, ये फाइनली टूट टूट करके मोनोसेक्राइड में ही कन्वर्ट होगा। मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये सारे जो होते हैं आपके मोनोसेक्राइड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में ग्लूकोज है तो ग्लूकोज हमारा आंसर हो जाएगा। अमीनो अम्ल ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे सरल अमीनो अम्ल कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? ग्लाइसिन। सबसे सरल अमीनो अम्ल ग्लाइसिन होता है। अमीनो अम्ल में आपको अमीनो ग्रुप मिलता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप मिलता है। ये जो पार्ट है इतना, ये आपको हर अमीनो एसिड में मिलेगा। चेंज आएगा तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर चेंज आएगा। यहाँ पर क्या है कि जो ग्रुप है ये चेंज होता चला जाएगा, अमीनो एसिड का टाइप जो है चेंज होता चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर लगा दें हाइड्रोजन, अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दें तो आपको ग्लाइसिन मिल जाएगा। मतलब ग्लाइसिन का फॉर्मूला कुछ ये हो गया, ये ग्लाइसिन है, सबसे सरल अमीनो अम्ल है, सबसे सरल अमीनो अम्ल। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ग्लिसरॉल, ये है आपका ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल प्लस आपका जो ये वसीय अम्ल होता है, वसीय अम्ल फैटी एसिड, ये मिल करके ही तो वसा बनाते हैं। ग्लिसरॉल को ही हम लोग ग्लिसरीन भी बोलते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं, अधिकतर एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीन होता है, प्रत्येक एंजाइम के लिए एक जीन होता है। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो ये थे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, दुनिया की पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने 1796 में विकसित किया था, जो कि बड़ी माता, चेचक या फिर इसी को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, उसके लिए थी। रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स, हैजा, टीबी जैसी बीमारियों के जीवाणु की खोज की। जीवाणु का सर्वप्रथम कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने की थी। रोगों का जन्म सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। जोसेफ लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में एंटीसेप्टिक सिद्धांत दिया था। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो यह अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। यह अपोहन यानी कि डायलिसिस। जिन व्यक्तियों के किडनी फेल हो जाते हैं, किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, उन व्यक्तियों को करवाना होता है डायलिसिस, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसी को हम लोग शॉर्ट में RO बोलते हैं। हम बोलते हैं ना कि घर में RO लगा है कि नहीं, घरों में जो वाटर प्यूरिफायर होता है वो काम करता है रिवर्स ऑस्मोसिस में। अपकेंद्रण विधि का उपयोग निम्न में किया जाता है: जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने के लिए। इन सब में जो है सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल होता है। अपोहन यानी कि डायलिसिस रक्त से नाइट्रोजनीकरण अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की एक प्रक्रिया है, जब किडनी ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। किडनी का काम होता है इसको बाहर निकालने का, लेकिन जब किडनी ही खराब हो गई तब कृत्रिम रूप से रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, उसी को हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। और इस मशीन को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी, कृत्रिम वृक्क। विपरीत परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस एक जल शोधन प्रक्रिया है जो आंशिक रूप से पारगम्य झिल्ली, जहां परासरण आएगा वहां पारगम्य झिल्ली की बात तो की ही जाएगी, उपयोग करके पीने के पानी से आयनों, अवांछित अणुओं और बड़े कणों को हटाती है। हमारे घरों में लगे वाटर प्यूरिफायर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की जो गति है, ये माध्यम के अपवर्तनांक, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। तो जो कांच है इसका जो अपवर्तनांक है ये सबसे ज़्यादा है, सबसे कम निर्वात का होता है। निर्वात के लिए अपवर्तनांक हम लोग 1 बोलते हैं और वायु के लिए देख लो ये 1.0003।
और जल का 1.33। वायु, कांच, जल, इन सब का जो अपवर्तनांक है वो याद रखिए, हीरा का भी याद रखिए 2.42। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो गति जो है सदिश राशि नहीं है। अदिश राशियां, इनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, जबकि सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ये सारी जो भौतिक राशियां हैं ये है अदिश राशियां। अगर आप इनको अच्छे से याद रखते हो, अच्छे से रट लेते हो ना, तो इस तरह के सवाल आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। अगर आप इतना अदिश राशि जो यहाँ पर दिया गया है, अगर आप इसको अच्छे से याद रख लेते हो तो इस तरह के सवाल आपसे गलत नहीं होंगे। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर पिंड का वजन यानी बॉडी का जो वेट होगा वो क्या होगा? वजन बराबर यानी कि वेट बराबर होता है द्रव्यमान और गुने में गुरुत्व त्वरण। द्रव्यमान में कहीं पर भी ले जाओ वस्तु को कोई परिवर्तन नहीं आता है, भार में परिवर्तन आता है, क्योंकि गुरुत्व त्वरण के मान में परिवर्तन आता है। तो जहाँ पर गुरुत्व त्वरण का मान बढ़ जाए वहाँ पर वेट बढ़ जाएगा, और जहाँ पर इसका मान कम हो जाए वेट भी कम हो जाएगा। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूम रही है, ये है पोल, ये पोल है और ये है इक्वेटर। पोल पर जी का मान होता है 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए पृथ्वी चाहे अपने अक्ष पे घूमना बंद कर दे या बढ़ा दे घूर्णन गति, इससे पोल पर जी के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर कोई वस्तु पोल पर रख दिया जाए तो उसके वजन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो पोल पर जी का जो मान है वो इतना होता है हमेशा, चाहे पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो शून्य हो जाए या बढ़ाकर कुछ भी कर दे, कोई चेंज नहीं आएगा, यही रहने वाला है। तो मान लीजिए पृथ्वी जो है वो रुकी हुई है, वो अपने अक्ष पर नहीं घूम रही है, तो पोल पर जी का मान इतना होगा। पोल को छोड़ करके बाकी जो भी स्थान है वहाँ पर भी जी का मान यही रहने वाला है। अगर पृथ्वी नहीं घूम रही है तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी अगर नहीं घूम रही है तो यही रहने वाला है जी का मान। लेकिन अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना चालू कर दे तो पोल पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, बाकी स्थानों पर क्या होगा, जी के मान में कमी आ जाएगा। यानी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जी के मान में कमी आता है, जी का मान जो है घट जाता है, सिवाय पोल के। पोल को छोड़ दो, बाकी हर स्थान पर क्या होगा, जी का मान घट जाएगा। तो यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, देखो यहाँ पर है बंद कर दे, तो प्रत्येक स्थान पर जी का मान बढ़ जाएगा। प्रत्येक स्थान पर जी का मान बढ़ करके इतना हो जाएगा जितना पोल पर है। अगर घूमना बंद कर दे तो, लेकिन पृथ्वी तो घूम रही है, इसीलिए पोल पर तो मान इतना है, बाकी स्थानों पर इससे आपको कम मिलेगा। सबसे कम कहाँ मिलेगा, इक्वेटर पर। इक्वेटर पर इतना होता है। हम लोग जब सवाल बनाते हैं तो कितना लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देते हैं ना जी का मान, लेकिन पोल पर बोलते हैं कि ज़्यादा है तो ये इतना होता है। इक्वेटर बोलते हैं कि कम होता है, इतना होता है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गति को सबसे पहले परिभाषित किया था गैलीलियो गैलीली ने। गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। गति का नियम सबसे पहले न्यूटन ने दिया। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया, जिसे न्यूटन के गति का पहला नियम भी कहते हैं। गति का पहला नियम बल की परिभाषा देता है। दूसरा नियम बल का परिमाण या फॉर्मूला बोल दो, व्यंजक देता है। गति का तीसरा नियम बल की प्रकृति बताता है। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम दिए थे। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? यह है आपका एवोगाद्रो का नियम। एवोगाद्रो का नियम, ताप और दाब की समान परिस्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में समान संख्या में अणु होंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किसने प्रस्तुत किया? हर एग्जाम में पूछा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, अपेक्षिकता का सिद्धांत है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए इनको दिया गया था 1921 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार। मैरी क्यूरी, रेडियो एक्टिविटी शब्द जो है ये इन्होंने दिया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये प्रथम महिला है। 1903 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। रेडियम और पोलोनियम की खोज इन्होंने ही की थी, जिसके कारण इन्हें केमिस्ट्री में 1911 में नोबेल प्राइज मिला हुआ था। तो मैडम मैरी क्यूरी को फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में दोनों में नोबेल प्राइज मिल चुका है, और इसी के साथ ये पहली व्यक्ति बनी थी जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला था। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति, एक बार 1903 में फिजिक्स में, 1911 में केमिस्ट्री में।
उसके बाद है न्यूटन, गति का नियम इन्होंने दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है इन्होंने कहा, प्रकाश जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है इन्होंने ही कहा, और गणित की एक शाखा होती है, मैथमेटिक्स के अंदर एक ब्रांच होता है कैलकुलस, इस कैलकुलस ब्रांच की खोज इन्होंने की। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल। स्टीफन हॉकिंग, इनकी किताब है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इनके ये लेखक हैं। एक संवाहक यानी कि एक कंडक्टर के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को हम लोग थॉमसन प्रभाव बोलते हैं, थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं, थॉमसन इफेक्ट। अगर यहाँ पर 2 अलग अलग कंडक्टर होता तब हमारा आंसर सीबेक इफेक्ट हो जाता, क्योंकि यहाँ पर लिख चुका है एक संवाहक, तो आंसर हमारा थॉमसन प्रभाव हो जाएगा। इन सब को देख लो आप, सबके बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। सबसे पहले देखते हैं सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट में क्या होता है कि 2 अलग अलग हम तार लेते हैं, या फिर बोल दो 2 अलग अलग हम कंडक्टर लेते हैं। यहाँ देख लो मैंने धातु तार 1, धातु तार 2, जैसे मान लो यहाँ पर कॉपर का हमने तार ले लिया, यहाँ पर एल्यूमिनियम का। कॉपर और एल्यूमिनियम एक जंक्शन हमने यहाँ बना दिया, यानी ये एक तार, दोनों को हमने ऐसे जोड़ दिया। एक को हमने एकदम ठंडा कर दिया, दूसरे को हमने एकदम गर्म कर दिया। तो तापक्रम परिवर्तन के कारण क्या होता है कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यानी बोल सकते हो कि यहाँ पर करंट फ्लो होने लगता है। इसी को हम लोग सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर हमने 2 तार अलग अलग पदार्थ के लिए हैं। अगर हम यहाँ पर एक ही पदार्थ के तार ले लें, एक ही पदार्थ का तार यहाँ पर ले लें, तो भी टेम्परेचर डिफरेंस तो रहेगा ही, लेकिन तब हम बोलेंगे थॉमसन इफेक्ट, थॉमसन प्रभाव। यहाँ पर एक संवाहक लिखा था, एक कंडक्टर लिखा था, इसीलिए आंसर हमारा थॉमसन, नहीं तो सीबेक प्रभाव हो जाता यदि 2 अलग अलग कंडक्टर के बारे में यहाँ पर बोल रखा होता तो। पेल्टियर इफेक्ट में क्या होता है, यहाँ भी सेम चीज़ है। यहाँ भी हम एक जंक्शन 2 अलग अलग पदार्थ के तार लेंगे, दोनों का जंक्शन बनाएंगे, एक को ठंडा करेंगे, एक को गर्म करेंगे। सॉरी, इसमें ठंडा गर्म नहीं करना है, इसमें ठंडा गर्म नहीं करना होता है। इसमें क्या होता है, ये हमने एक तार लिया, ये हमने दूसरा मेटल का तार लिया, मान लो ये कॉपर है, या हमने एल्यूमिनियम ले लिया, इसको हमने यहाँ पर जंक्शन दिया और यहाँ पर हमने एक जंक्शन दिया, दोनों को जोड़ दिया। लेकिन हमने इस वाले तार के दोनों में से किसी एक में से क्या करेंगे, हम लोग बीच में एक बैटरी लगा देंगे। जैसे हमने बैटरी को डाला बीच में, तो एक जंक्शन गर्म हो जाता है, दूसरा ठंडा हो जाता है। ये पेल्टियर प्रभाव है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी ठंडा गर्म किया हुआ था, बैटरी नहीं डाला हुआ था। यहाँ पर हमने बैटरी डाला तो देखा कि एक ठंडा हो गया, दूसरा गर्म हो गया, एक ठंडा हो गया और दूसरा गर्म हो गया। ये पेल्टियर इफेक्ट है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल का ऊष्मीय प्रभाव नियम, या सिंपली जूल्स इफेक्ट, जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो H = I² RT। ये क्या होता है, मान लो तार है, हर तार के पास अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता ही है। इसको हमने ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो होगा, और क्योंकि हर तार के पास कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता ही है, तो जब करंट फ्लो होता है तो तार गर्म हो जाता है, तार जो है गर्म हो जाता है। इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जूल का ऊष्मीय प्रभाव नियम, या फिर सिंपली जूल प्रभाव बोलते हैं। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच जो होगा वो प्रतिबिंब को आवर्धित करके देगा, यानी प्रतिबिंब का साइज जो है बड़ा बना करके देगा। कौन सा लेंस है जो प्रतिबिंब का साइज बड़ा देता है बना करके? वो है आपका उत्तल लेंस। ये है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इसी को हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। और यह है अवतल लेंस, इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। यह है अपसारी लेंस। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं चुंबकीय प्रकृति के आधार पर: प्रतिचुंबक, अनुचुंबक, लौह चुंबक, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। जो मैग्नेट से तेजी के साथ आकर्षित होते हैं उसे बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ये है लोहा, कोबाल्ट, निकल। जो थोड़े बहुत अट्रैक्ट होते हैं वो है ये सारे, और जो अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं वो है ये सारे। तो जो अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होते हैं उसे हम प्रतिचुंबक बोलते हैं, जो थोड़े बहुत अट्रैक्ट होते हैं उसे हम अनुचुंबक बोलते हैं। हमसे अनुचुंबकीय सिद्धांत पूछा था ना, तो अनुचुंबक के पदार्थ ये सारे हैं। तो इसमें देख लो, जो प्लेटिनम है ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो निकल है ये लौह चुंबकीय पदार्थ है, लोहा लौह चुंबकीय पदार्थ है,
जो मरकरी है ये आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के बाहर चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, न्यूक्लियस की खोज की थी रदरफोर्ड ने। आंसर हमारा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल आपने सुना होगा, अल्फा पार्टिकल यानी कि डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों बाहर निकाल दो तो बचेंगे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, उसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है जो अल्फा कण है उनमें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं होता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है। तो He2+ इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इसे स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर, इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।